हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर और डीट की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं क्वेश्चन तो लाई हूँ बट क्या बोलते हैं हमारे टॉप 50 या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं लाई हूँ। तुम्हारे है ना एग्जाम में कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो रखे हैं। नीट के एग्जाम में कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं साल भर, है ना। तो क्योंकि 11th और 12th की बुक्स में बहुत कम है ना, जैसे मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया है उसमें मैंने ये सारा टॉपिक मेंशन कर रखा है। अब आपने उसमें नहीं पढ़ा तो चलो उसको नीट के हिसाब से पढ़ लेते हैं। टॉपिक आज का हमारा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की ऊष्मा, और सेकेंड है आपका हीट ऑफ सोल्यूशन, विलयन की ऊष्मा। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में बराबर एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि अब टाइम कम है आपके पास। तो देखो पहला टॉपिक है बच्चे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इतना तो समझते ही हो। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल करना। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या? न्यूट्रल करना। किसको न्यूट्रल करने वाले हैं? तो हम कहेंगे एसिड ले लो, बेस ले लो, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं तुम्हें कहूं कि न्यूट्रलाइजेशन, तो मुझे 1 ग्राम इक्वलेंट, 1 ग्राम इक्वलेंट, ग्राम इक्वलेंट मतलब ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्वलेंट लेना है एसिड। ठीक है, प्लस मुझे लेना है 1 ग्राम इक्वलेंट बेस। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ग्राम इक्वलेंट क्यों ले रहे हो, हमें तो मोल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। 1 मोल एसिड में 1 मोल बेस मिला लो, तो मिला लो, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा क्या? मान लो कि एसिड तो मैं ले रही हूँ H2SO4 और बेस में ले रही हूँ NaOH, तो तुम कहोगे NaOH तो बेचारा एक ही OH आयन देगा, H2SO4 तो 2 H आयन देगा, तो बैलेंस करने के लिए उधर 2 मोल लेना पड़ेगा। तो या तो पूरी बैलेंस करो, है ना, या फिर ग्राम इक्वलेंट से ले लो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, बैलेंसिंग का टेंशन ही खत्म। तो हम ले लेते हैं, चलो ठीक है, 1 ग्राम इक्वलेंट एसिड, या फिर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होगा? जब प्रबल अम्ल लोगे। यहाँ 1 ग्राम इक्वलेंट स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। ठीक है, तो तुम कहोगे क्या होगा? सॉल्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और साथ में जो हीट निकलेगी उस हीट को क्या बोलेंगे? तो भाई उस हीट को हम बोलने वाले हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। साथ में जो हीट निकलेगी उस हीट को क्या बोलने वाले हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ऐसे क्यों, है ना, उदासीनीकरण की ऊष्मा। तो मैं कहूँगी जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका काम है H आयन देना, स्ट्रॉन्ग बेस है उसका काम है OH आयन देना, और इन दोनों का काम है एक दूसरे को क्या करना? न्यूट्रल करना। ठीक है, H आयन OH आयन मिलके वाटर बनाएंगे, न्यूट्रल कर देंगे, है ना। तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर भी बनेगा, प्लस जो हीट निकलेगी दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, दैट विल बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की ऊष्मा। अब होता क्या है? तो ग्राम इक्वलेंट ग्राम इक्वलेंट मतलब नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो ग्राम इक्वलेंट जो है, 1 ग्राम इक्वलेंट एसिड में 1 ग्राम इक्वलेंट बेस मिलाया, वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, हीट जो निकली कितनी निकली? तो बच्चे यहाँ जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, दैट इज माइनस का 13.6 किलो कैलोरी। 1 ग्राम इक्वलेंट पे ना, तो 13.6 किलो कैलोरी। और अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो लमसम लिख रहे हैं हम 57.2 लिख देते हो किलो जूल, है ना। 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एक बार 57 लेके चल रहा, 57.2 या 3 किलो जूल। क्लियर है? अब तुम्हें लगे कि मान लो मेरे पास तो कम आ रहा, मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए भी, है ना। भाई देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो इतना है ना। अब इसको तुम ऐसे पढ़ना कि भाई मान लो कोई सामान को बेचना है, मेरे पास एक परफेक्ट सेल्समैन है ना, वो कोई भी सामान लेके जाता है तो बेच के ही आएगा, एक परफेक्ट सेल्समैन, और सामने एक परफेक्ट बायर है, मतलब उसको वो सामान चाहिए, वो मरे जा रहा है, उसको खरीदना ही। तो ये बेचने आया है, वो खरीदने आया है, ये प्रबल अम्ल है, इसको H आयन देना ही है, वो प्रबल क्षार है, उसको OH आयन देना ही है, और मतलब ये क्या बोलते हैं, सौदा तो होना ही है, ये बिजनेस तो होना ही है, डील तो होनी। तो हम कहेंगे ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना दैट विल बी 13.6 किलो कैलोरी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी झोल हो गया, है ना, ओके नहीं मैडम 13.6 तो मिली ही नहीं, मान लो 12.6 मिली, तो एक कम गई। तो या तो सेल्समैन परफेक्ट नहीं है या बायर परफेक्ट नहीं है ना। मान लो सेल्समैन जो वो पूरा एकदम से पूरा जोर नहीं लगाया, इसने मदद ले ली, है ना, इसने थोड़ी रेट कम कर ली, तो वो झोल हो गया।
या मान लो सेल्समैन तो परफेक्ट था, हमने तो बिल्कुल परफेक्ट बंदे को भेजा है सामान को बेचने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा है ना मन उसका विचल गया या विचलित हो गया है ना, या उसको लगा कि नहीं मैं नहीं यार मूड ही है नहीं खरीदना है ना, या थोड़ी रेट कम करवा लूँ, क्या पता कम हो ही सकता है। तो अब मान लो वो परफेक्ट नहीं, तो जो बीच का झोल हो रहा है, बीच का जो डिफरेंस जिसे बोलोगी, वो तुम्हारी मानी जाएगी हीट ऑफ आयोनाइजेशन, कि मैं उसको इंस्पायर करा, खरीदा तो उसने अभी भी है ना, लेकिन उस वो क्या बोलते हैं उस जील से नहीं खरीदा है कि जो उससे पहले उसको खरीदना था। मैं परफेक्ट सेल्समैन लाई थी, परफेक्ट बायर लाई थी, मैं परफेक्ट स्ट्रॉन्ग एसेट लाई थी, स्ट्रॉन्ग बेस लाई थी, और मुझे पता है इस डील पे इतना हमें प्रॉफिट मिलना है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डेविएशन हुआ, इधर उधर कोई भी ना मामला थोड़ा सा क्या बोलते हैं डील हमारे हाथ से गई, तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी हीट ऑफ आयोनाइजेशन। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कॉमर्स से क्यों समझा रही हूँ या बिजनेस से क्यों समझा रही हूँ, तो जल्दी समझोगे और कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, नहीं तो फिर वही बात बच्चे करते रहोगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एसेट तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसेट तो हमें सारे एचआईएन दे देगा, भाई मैं तो सारे एचआईएन दे रहा हूँ, लेकिन वो तो देगा ही नहीं ना, वो तो वीक है ना, तो उसको इंस्पायर करना पड़ेगा। अब इंस्पायर करने में थोड़ा लॉस तो हो गई, तो 13.6 नहीं मिलेगी है ना, मान लो 12.4 ही मिली, तो 13.6 की जगह 12.4 माइनस के 13.6 की जगह यू आर गेटिंग माइनस का 12.4। तो बीच में जो 1.2 किलो जूल हीट जो गई, किलो कैलोरी हीट जो गई, वो आपकी हो जाएगी हीट ऑफ आयोनाइजेशन, कि उसको मैंने सेट किया 1.2, या तो मैंने रेट कम कर दी है या मैंने उसको इंस्पायर करने में खर्चा किया है, लेकिन वो मेरा बीच का जो गैप है दैट इज हीट ऑफ आयोनाइजेशन। आप समझ गए मेरी बात। अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा और वो प्लस में रहेगा, क्योंकि वो तो मैंने उसको दिया है। एक बार समझ में, हीट जब भी हम केमिस्ट्री में देते हैं तो पॉजिटिव मिलती है तो नेगेटिव, तो बीच का जो गैप है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और उसको आपको हीट ऑफ आयोनाइजेशन कंसिडर करना है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको कर लेना। मान लो तुम्हें कहे कि एसिटिक एसिड को NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन कराया, पर हमें तो 13.6 की जगह है ना 10.6 ही मिली, और तो बीच का 3 है ना 13.6 मिलनी चाहिए थी, माइनस का 13.6 हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए था, बट वो कह रहा है नो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज माइनस का 10.6 किलो कैलोरी। तो तुम कहोगे यार 13.6 की जगह, हिंदी में थोड़ा ठीक लगता है, 13.6 की जगह आपको 10.6 ही मिल रहा है, बीच में 3 का झोल आ रहा है, बीच में 3 किलो कैलोरी कोई खा रहा है। क्यों खा रहा है? तो हम कहेंगे NaOH तो स्ट्रॉन्ग है ना, लेकिन हमारा सेल्समैन जो है एसिटिक एसिड है वो तो वीक है, सेल्समैन में दम ही नहीं था, दम नहीं था तो नुकसान तो हो गई। तो वो जो नुकसान है इस एसिटिक एसिड को आयोनाइज करवाने में मेरा खर्चा हो गया, और वो है हीट ऑफ आयोनाइजेशन। अब इसमें पेन चलाने की जरूरत ही क्या थी बताओ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर ये हीट ऑफ आयोनाइजेशन के पूछेंगे, है ना। तो इस तरह से सोच के तुम्हें क्वेश्चन बिठाने, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करो, 19.6 ग्राम तो H2SO4 है, 10 ग्राम NaOH है, हमें पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और आंसर माइनस का 13.6 होता है, ठीक है। अब आप तो वेट दे रहे हो, कोई बात नहीं, हम इक्विवेलेंस निकाल देते। अब देखो बच्चे, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ग्राम मतलब तो मास ही है ना, इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार, ठीक है। कोई पूछे व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। ना व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, तो मेरे को तो मोलर मास निकालना आता है, तो कोई बात नहीं, मोलर मास निकालना आता है बहुत है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास जो होगा दैट विल बी मोलर मास अपॉन A, B या C। A फॉर एसिसिटी, एसिड कितने एचआईएन देने वाला है, सॉरी एसिसिटी, बेसिसिटी और चार्ज। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिसिटी होती है। तो एसिसिटी मतलब एक बेस कितने OH माइनस देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल NaOH है तो एक ही OH मिलेगा ना, तो उसका मोलर मास 40 है, इक्विवेलेंट मास भी 40 है, क्योंकि एक ही OH आयन देगा। लेकिन अगर H2SO4 है तो मोलर मास 98 है, लेकिन H2SO4 2 H आयन दे देगा, तो इक्विवेलेंट मास 98 डिवाइड बाय 2 कर देना। तो मोलर मास को एसिसिटी बेसिसिटी चार्ज जो भी तुम्हें लगे उससे डिवाइड कर देना। भाई H2SO4 2 H निकाल दो तो चार्ज 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर देना, इस तरीके से, ठीक है। अब तुम इसको आराम से बिठा सकते हो। देखो क्या पूछ रहा है ये, है ना, ये कह रहा है तुम्हारे पास 19.6 ग्राम H2SO4 है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो तुम कहोगे मास तो 19.6 इक्विवेलेंट मास। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का मोलर मास 98 है,
और अगर मैं कहूँ इक्विवेलेंट मास निकालो, तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन H2SO4, 2 HIN देगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, दिस विल बी 49। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। नाउ NaOH का इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम होगा, मास तो हो गया 10, NaOH एक ही OH आयन देगा, तो इसका अणुभार मोलर मास 40 है, तो ये तो हो गया 0.25। ठीक है, और 19.6, अब 19.6 को एक बार तुम किससे डिवाइड करने वाले हो, एक सेकेंड रुको भाई, 19.6 डिवाइडेड बाय 49, तो बच्चे ये तुम्हारा आ गया 0.4। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 0.4। अब इसके तो 0.4 इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके 0.25 है। अब तुम्हें पता है एक का आंसर 13.6 होता है माइनस का, तो एक तो ही नहीं है, तो एक से कम, उसमें भी बराबर न्यूट्रलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। क्या भाई, ये कह रहा है मैं 1/4, तो ये तो कह रहा है मैं 0.4, फर्क है ना। तो तुम कहोगे 0.5 0.25 तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये कम पड़ गया 0.25 और ये 0.4, तो ये कम पड़ गया। कम पड़ गया वो क्या होता है, तो हम कहेंगे जो कम पड़ता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तो इसका 0.5 इसके 0.25 को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और 40 में से 25 कम कर दो, तो 0.15 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे। ठीक है, सवाल मुझसे ये पूछा नहीं था, लेकिन मान लो पूछा कि कितना ग्राम H2SO4 बचेगा, तो 0.15 ग्राम इक्विवेलेंट पड़े रहेंगे। वेट निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह 0.15 रख देना, मास फाइंड करना, इक्विवेलेंट मास 49 है, फिर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहना चाह रही थी भाई इसके ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार, NaOH का मोलर मास 40 होता है, ये एक ही OH आयन देगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार 40 ही रहेगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज या बेसिसिटी या एसिसिटी। सिमिलरली इसका मोलर मास 98 होता है और ये 2 H आयन देता है, तो इक्विवेलेंट मास 49 होगा। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट 0.4 थे, इसके 0.25 थे, तो मैंने कहा 0.25 इसके 0.25 को न्यूट्रल कर देगा, तो ये 0.15 बच जाएगा। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइजेशन में कितने हुए, 0.25। अब मुझे पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे 13.6 मिलती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना भैया। आप अगर एक सामान बेच के आते हो, है ना, तो आपको मिल रहा है 13.6 का प्रॉफिट, आप कह रहे हो नहीं मैं तो 0.25 भी बेच के आया, तो प्रॉफिट 13.6 का तो नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। ठीक है, तो हीट निकलती है तो 13.6 मल्टीप्लाई विद 0.25, ठीक है, किलो कैलोरी। आंसर तो निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, 100 ml of 0.1 m HCl और 150 ml of 0.1 m NaOH। देखो HCl NaOH, HCl एक ही H आयन देगा, ठीक है, तो इसका मोलर मास इक्विवेलेंट मास सेम होगा। NaOH एक ही OH आयन देगा, तो इसका अणुभार तुल्यांकी भार दोनों क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसका तो तुम 100 ml ले रहे हो और उसका तुम 150 ml ले रहे हो, तो ग्राम इक्विवेलेंस है ना, तो इस बार मैं मिली इक्विवेलेंस निकाल दूं कि भाई देखो इधर तो HCl है, इधर NaOH है, ठीक है, तो इसके मिली इक्विवेलेंस हो गए N इंटू वी। मिली इक्विवेलेंस इसलिए क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हो, ठीक है, और इसके हो गए N इंटू वी, या इसको N1V1 कर दो और इसको N2V2 कर दो, वॉल्यूम मिलीलीटर में रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, HCl के लिए मोलरिटी 0.1 है, तुम तो यहाँ नॉर्मेलिटी लिया है, तो तुम्हें एक और फॉर्मूला भी तो याद हो, बोलो। नमस्ते वर्षा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वही ABC, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, नमस्ते वर्षा, तो नमस्ते मतलब नॉर्मेलिटी, म मतलब मोलरिटी और वर्षा मतलब वैलेंसी, फिलहाल ABC, एसिसिटी बेसिसिटी चार्ज, ठीक है। तो मैं कहूँगी HCl की तो एसिसिटी बेसिसिटी सब क्या एक ही है ना, एक ही H आयन देगा, एसिड है, बेसिसिटी एक है, तो 0.1 m या 0.1 n एक ही बात है, यहाँ तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो NaOH में कौन सा फर्क पड़ गया, इसमें भी क्या है, एक ही OH आयन देगा, तो इसका भी 0.1 और 0.n क्या है, सेम है, ठीक।
ठीक है, तो मेरा टेंशन खत्म। N1 V1 ले लो 0.1 इंटू 100, वहाँ पे भी ले लो 150 इंटू 0.1। तो भाई यहाँ तो आए 10 मिली इक्वलेंट, वहाँ आए 15 मिली इक्वलेंट। ठीक है, तो 10 को 10 खत्म कर देगा, ये 5 जो है रिमेनिंग कितना होगा, तो मैं कहूँगी 5 मिली इक्वलेंट पड़ा रहेगा। ठीक है, 5 मिली इक्वलेंट पड़ा रहेगा। अब मुझे तो अपना आंसर इक्विलेंस पे देना है या ग्राम इक्विलेंस पे देना है, मिली इक्विलेंट पे नहीं देना है। ठीक है, तो मैं कहूँगी देखो फिलहाल ये 10 मिली इक्विलेंट जो है वो न्यूट्रल हुआ। ठीक है, और 10 मिली इक्विलेंट को किस में कन्वर्ट करो, इक्विलेंस पे कन्वर्ट करो, तो वॉल्यूम मिलीलीटर की जगह लीटर ले लेते। तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है 10 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.01 इक्विलेंस। ठीक है, तो ठीक है, एक इक्विलेंट पे एक इक्विलेंट मिलता है, या एक इक्विलेंट इसका एक इक्विलेंट इसका, तो माइनस का 13.6 है। फिलहाल आपने कहा नहीं 0.01 इक्विलेंट ही न्यूट्रलाइज हुआ, उसका भी 0.01 ही हुआ। ठीक है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस 13.6 इंटू 0.01, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो 0.1, 2 और 3 है ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 0.136 किलो कैलोरी। ठीक है, और कैलोरी में पूछे तो 136,000 से मल्टीप्लाई कर लेना। बोलो ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो 0.4 मोल H2SO4 और 0.6 मोल NaOH, या तो इक्वेशन बैलेंस करके बिठाओ या फिर नॉर्मेलिटी से बिठा दो, इक्विलेंस से बिठा दो। तो हम कहेंगे देखो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू वही ABC। ठीक है, तो यहां मुझे क्या चाहिए, इक्विलेंस चाहिए, है ना, इक्विलेंस चाहिए, तो यहां क्या ले लो मोल इनटू वही ABC। नॉर्मलिटी क्या होता है ग्राम इक्विलेंस, मोल्स क्या होता है ग्राम मोल, है ना, और ABC। तो मैं कहूँगी यहाँ मोल्स तो 0.4 है, H2SO4 2 H देगा, तो यहाँ आपकी जो इक्विलेंस है दैट इज 0.8। इधर इक्विलेंस निकालो, है ना, इसके तुल्यांक निकालो, ग्राम तुल्यांक निकालो, तो मैं कहूँगी देखो मोल तो 0.6 है और OH एक ही है, तो यहाँ तो 0.6 ही रहेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.8 है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करें, 0.6 0.8 है तो हम कहेंगे देखो 0.6 को 0.6 तो खत्म कर देगा, यहाँ बचेगा कितना, 0.2 बच जाएगा, है ना। रिमेनिंग इसलिए क्योंकि मान लो अगला क्वेश्चन रिमेनिंग आ गया, सॉल्यूशन में कितने मिली इक्विलेंस बचे हैं, कितने इक्विलेंस बचे हैं, तो भाई यहाँ रिमेनिंग जो है वो 0.2 है। ठीक है, न्यूट्रल कितना हुआ है 0.6, तो एक इक्विलेंट पे, एक इक्विलेंट बोलो ग्राम इक्विलेंट बोलो, है ना, तो एक इक्विलेंट पे कितना मिलता है, तो हम कहेंगे 13.6 मिलता है, माइनस का 13.6 मिलता है। आपने 0.6 को न्यूट्रल किया है, तो आप बता दो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हम कहेंगे माइनस का 13.6 इंटू 0.6 किलो कैलोरी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। पहले आपके पास मोल्स थे, आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इक्विलेंस के अंदर। ठीक है, फिर न्यूट्रल कर लो और न्यूट्रल करने के बाद में आप अपना आंसर निकालो। क्लियर, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास हीट ऑफ सोल्यूशन। दो चीजें पढ़नी है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया, दूसरा हीट ऑफ सोल्यूशन, इस पे भी न्यूमेरिकल थोड़े तगड़े। अब देखो हीट ऑफ सोल्यूशन मतलब तुम्हारे पास कोई मान लो 1 मोल पदार्थ है, 1 मोल आपके पास कोई सॉल्ट है, उसको घोल दो पानी में, है ना। अब इतना घोलो कि वो कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाए, और पानी मिलाऊं तो कुछ नया नहीं होना चाहिए, कोई हीट चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सेस ऑफ वाटर में घोल दो। ठीक है, तो मैं उसको हीट ऑफ सोल्यूशन बोल दूंगी, है ना। पानी के अलावा कोई भी लिक्विड ले लो, तो किसी भी आप सॉल्वेंट में घोलते हो, दैट विल बी हीट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो अमाउंट ऑफ हीट
प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि मान लो कोई चीज़ घुलने के लिए ना खुद हीट मांगती है ना, अगर मैं पानी में कोई चीज़ घोलूँ तो या तो हीट मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं हीट मिल जाएगी, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट या तो प्रोड्यूस्ड होगी या एब्जॉर्ब्ड होगी। कब? जब 1 मोल सॉल्यूट को क्या करेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, उसे हम हीट ऑफ क्या बोलेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें कहूं कॉपर सल्फेट, ठीक है, देखो मान लो मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास है ना कॉपर सल्फेट सॉलिड है, ठीक है, इसको मैंने पानी में घोला। अब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस, निर्जलीय है ना, तो हम कहेंगे ठीक है CuSO4 एनहाइड्रस है। अब अगर मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो सबसे पहले ये मनपसंद 5 वाटर उठाएगा, पूरे वाटर में जाना पसंद करेगा ही नहीं, है ना, ये कहेगा कि नहीं मुझे खाली 5 वाटर मॉलिक्यूल दे दो। क्यों? तो ये कहेगा मैं ब्लू वाइट्रियोल बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा CuSO4.5H2, मैं ये बनाऊंगा, है ना, मैं अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बनाऊंगा, इसको क्या बोलते हैं, जल योजित भाग, हाइड्रेटेड फॉर्म बनाऊं, है ना। अब अगर ये ऐसा अपने मनपसंद प्रोडक्ट बनाएगा तो तुम्हें हीट देगा, ठीक है। तो यहां जो भी हीट चेंजेस होंगी इसको मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलूंगी। भाई इसको सिर्फ 5 मॉलिक्यूल चाहिए, इसको 5 लोगों से प्यार था तो ये मेरे को 5 अपने दे दो, मैं इस फॉर्म में रहना पसंद करूंगा, मैं ब्लू कलर का हो जाऊंगा। ये वाइट होता है वो ब्लू होता है, ब्लू वाइट्रियोल बोलते हैं, नीला होता। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये जल योजन है, जल के साथ योग हुआ तो ये जल योजन ऊष्मा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। बात समझ में आ रही? लेकिन तुम कहो नहीं मैंने तो एक्सेस ऑफ वाटर दे दिया, मतलब CuSO4.5H2O इतना तो बना दिया मैंने, तो और वाटर दे दिया, ठीक है। तो अब ये Cu अभी आयन से टूट जाएगा, वो बात सही है, Cu+2 अलग है, SO4-2 अलग है ना। अब ये एक्वस हो गया। यहाँ जो हीट है ना बच्चे, यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंजेस है वो है हीट ऑफ सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? यहीं तुम्हें एग्जामिनर फंसाने वाला है, ठीक है। वो कहेगा हीट ऑफ सोल्यूशन इतनी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल। तो हीट ऑफ सोल्यूशन मतलब पहले ये चीज बनी है, ये बना है, उसके बाद वो फिर पानी में गया है और फिर आपको क्या मिला है, हीट ऑफ सोल्यूशन मिला है। तो भाई कोई भी चीज होगी ना पहले जल योजित होगी, फिर ये मैंने एक्वस लिखा है मतलब इसके टुकड़े हुए, कॉपर +2 और सल्फेट -2। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रही हूँ कि जो तुम्हारी हीट ऑफ सोल्यूशन है ना, विलयन की ऊष्मा, क्या पता मिली, क्या पता देनी पड़ी, ठीक है, वो पहले, अगर जरूरी नहीं कि हर कोई हाइड्रेटेड फॉर्म बनाए, मैं पानी में नमक डालोगे तो वो हाइड्रेटेड नहीं बनाएगा, तो ठीक है, नहीं बनाएगा तो इसको 0 कर लो, नहीं बनाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब वो आयंस में तो टूटेगा ना, तो दैट विल बी हीट ऑफ सोल्यूशन, तो वो टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है। तो हीट ऑफ सोल्यूशन ओवरऑल क्या होता है, तो पहले तो वो अपना जल योजित भाग बनाता है, वो खुद हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है, तो पहले तो हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब जो आएगा वो आएगा, नहीं आएगा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, प्लस वो आयंस में टूटेगा, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन या डिसोल्यूशन, क्या वो घुल गया, डिसोल्यूशन मतलब वो टुकड़ों में स्प्लिट हो रहा है ऐसे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो डेफिनेशन तो क्लियर कि मान लो कॉपर सल्फेट मैंने ऐसे लिखा सॉलिड, फिर मैंने पानी मिलाया तो ये कॉपर सल्फेट हो गया एक्वस, हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब पहले क्या हुआ होगा, कॉपर सल्फेट .5H2O होगा, इसको मैंने पानी दिया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर सल्फेट एक्वस में। आगे बात समझ में, ये भी हीट ऑफ सोल्यूशन है, ये भी हीट ऑफ सोल्यूशन है, लेकिन फर्क है, पहले अगर ये था तो पहले ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, फिर इसने इसको उठाया होगा, फिर आगे गया होगा। आई बात समझ में। और अगर मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने स्टेप्स में लिखा कि पहले कॉपर सल्फेट था तो कॉपर सल्फेट .5H2 है, फिर वो एक्वस बना, फिर कॉपर सल्फेट एक्वस बना, तो ये हीट ऑफ सोल्यूशन है। आई बात समझ, लेकिन फर्क है दोनों में, क्लियर। अब देखो कैसे, अच्छा अब एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1m HCl एंड 1m H2SO4 आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 1m NaOH and x and y kilojoule per mole of heat is liberated. Relation between x and y.
ठीक है। अब देखो यहाँ मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से तो फर्क आएगा ना, किलो जूल पर मोल है, ठीक है। 1 m HCl है, 1 m H2SO4 है, ठीक है। तो देखो मेरे पास अगर मान लो HCl है और इसको मैं NaOH से न्यूट्रलाइज करती हूँ, तो मेरा आंसर तो है NaCl प्लस वाटर, ठीक है। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, और ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। चाहे तुम इसको 1 मोलर लिख दो, 1 मोल है और ये 1 मोल है, क्योंकि यहाँ पे तो इक्विवेलेंट्स और मोल्स में कोई फर्क पड़ना नहीं, एक ही बात है, ये ग्राम मोल है चाहे ग्राम इक्विवेलेंट है ना। तो हम कहेंगे ओके, यहाँ जो हीट मिल रही है वो डेल्टा एच कितना मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं एक्स, 1 मोल पे एक्स मिल रहा है, ओके। वहां देखो सेकेंड हमने लिया H2SO4, ठीक है। आप H2SO4 को न्यूट्रल करने वाले हो किससे, तो आप NaOH से न्यूट्रल करने वाले हो, है ना। अब ध्यान से पढ़ो, अब आपको Y किलो जूल पर मोल मिल रहा है, लेकिन पूरा न्यूट्रलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। अगर ये 1 मोल है ना, अब देखो H2SO4 अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन करूं तो 1 कैसे होगा, यहां तो 2 चाहिएगा ना भाई, ये कितना है 2 मोल है ना, और ये कितना है 1 मोल है, तो हम कहेंगे ठीक है। तो आपको 1 मोल पे हो सकता है Y किलो जूल पर मोल मिले, लेकिन 2 मोल है तो 2Y किलो जूल पर मोल मिलेगी, क्योंकि ये तो 2 मोल का खर्चा होगा। बात समझ में आ गई। और आप कह रहे हो कि नहीं 1 मोल है तो इसका 1 मोल इसके 1 को ही क्या करेगा, अगर मैं इसको लिमिटिंग रिएजेंट कंसीडर कर लूँ भाई, तो 1 मोल है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अगर इसके 1 मोल पे ये 1 मोल मिलेगा तो मैं क्या कहूँगी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ ही नहीं, है ना। इसको मैं एक्स एंड वाई किलो जूल ही कर देती हूँ, पर मोल से मत बिठाओ उसको, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ओके चलो 1 मोल पे यहाँ कितना चाहिए था, 2 मोल चाहिए था, तो हम 1 मोल पे बात कर नहीं सकते, तो हम कहेंगे ओके चलो इसको बिठाते हैं। अब देखो अगर मैं क्या करूं, ये 1 मोल है और आपका आंसर कितना है, आप कह रहे हो यहाँ पे कितना है 2 मोल है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो 1 मोल इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करो, तो मैंने आपको भी सिखाया था ना, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू क्या करना था ABC कुछ, ठीक है। तो H2SO4 2 H आयन देगा, तो बच्चे यहाँ 2 ग्राम इक्विवेलेंस है ना, ये 2 ग्राम इक्विवेलेंस है, क्लियर। और NaOH, तो NaOH आप बैलेंस मत करो, तो NaOH सिंपल लिख दो, NaOH सिंपल लिख दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 ग्राम इक्विवेलेंस है तो यहाँ कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंस, क्योंकि आपके पास तो 1 मोलर है ना, तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट। H2SO4 की मोलैरिटी कितनी है 1, तो इक्विवेलेंस कितने हुए 2, ठीक है। अब देखो अगर ये 1 है तो ये 1 ही काम आएगा, यहाँ आपका आंसर तो हो गया। वापस वही मैं सॉल्ट लिख देती हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर, और डेल्टा H जो है यहाँ आपको कितना मिला है, तो भाई यहाँ आपको डेल्टा H मिला है Y, ठीक है। X और Y में रिलेशन बताओ, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम तो बराबर है, HCl 1 m ले लिया, H2SO4 भी 1 m ले लिया, और NaOH तुमने ले लिया कितना 1 m, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब अगर HCl 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, NaOH भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा दैट विल बी माइनस का 13.6, ठीक है। इसमें क्या लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं। अब आप कह रहे हो कि नहीं H2SO4 भी 1 मोलर है ना, तो 1 मोलर मतलब नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और NaOH कितना है 1 मोलर है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना मिला Y मिला। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये 1 मोल है, ठीक है, या ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट है और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो 1 को ही न्यूट्रल कर पाएगा, 2 को तो कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, तो हम कहेंगे वही होगा माइनस का 13.6, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसकी मिस्टेक पकड़ नहीं पा रही हूँ, है ना। तो मतलब समझे ना भाई, आपको ये तो 1 m ही दिया ना, या तो इसको ही गायब कर देता कि ये कितना है पता नहीं है,
तब तो मैं कह देती कि ये कितना नहीं है या ये कंप्लीट है, तो यहाँ डबल हो जाता, तो y की वैल्यू x से दुगनी हो जाती है ना। मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH सॉल्यूशन, अब ये कितना है ही नहीं है ना, एक्सेस है। अब बोलो, तो हम जरूर बता सकते थे कि भाई ठीक है ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, आंसर कितना है 13.6। अब ये तो आपका 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये आपने बताया ही नहीं, तो ये एक्सेस है, तो ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये भी क्या कर लेगा, ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट को पकड़ लेगा कि आ जाओ पूरे को न्यूट्रल करते है ना। तो 1 पे मेरा आंसर 13.6 है, तो 2 पे कितना, तो मैं कहूँगी 2 पे डबल कर दो, 2 पे डबल हो रहा है। अब डबल हो रहा है तो y की वैल्यू x से कितनी है, दुगनी, तो y विल बी 2 टाइम्स ऑफ x। लेकिन अगर आप यहाँ 1 m NaOH दे दोगे तो NaOH तो आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर दिया, अब उधर में कितना ही बढ़ाऊं तो मतलब क्या है, आई बात समझ में, ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। NaOH का अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं देगा तो आप इसको एक्सेस मान के कर सकते हो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, which of the following acid will release maximum amount of heat when completely neutralized by strong base। तो आप strong base तो मिलाने वाले हो, ठीक है, कितना मिलाने वाले हो वो नहीं बोला है। अगर वो कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाऊंगा, तो भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने पकड़ लिया, उसको कांस्टेंट कर लिया, तो अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे सामने वाला भले 10 ग्राम इक्विवेलेंट हो तो मैं क्या कर लूंगी, ये तो एक ही है ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट मत बनाना। तो उसने दिया नहीं, उसने कहा मैं तो स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा बताओ। तो देखो ये 1 m है, HCl एक ही HIN देगा, तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मेरा आंसर तो 13.6 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। फिर ये भी 1 m है, एक ही HIN देगा, तो ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर तो 13.6 किलो कैलोरी रहेगा। HClO4 ये भी एक HIN देगा, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 13.6 ही रहेगा। लेकिन 1 m H2SO4, तो बेटा 1 m H2SO4 नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, तो मैं कहूँगी अगर मैं यहाँ ग्राम इक्विवेलेंस की बात करूँ तो ये 2 ग्राम इक्विवेलेंस है ना, ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, और वो तो आप मिलाए जा रहे हो कितना भी, उसका तो लिमिट ही नहीं। तो यहाँ जो मेरा आंसर है भी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ मेरा आंसर 13.6 मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन भी यही था, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम था, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ो, अब देखो उसी पे चलते हैं वापस। हम हीट ऑफ क्या कर रहे थे, हीट ऑफ डिसोल्यूशन वाला, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा था कोई एनहाइड्रस सॉल्ट होगा, सबसे पहले वो पानी में जाएगा, अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब जैसे कॉपर सल्फेट था ना, तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस था, पानी में जाएगा तो पहले उसको 5 ही वाटर मॉलिक्यूल, जब मुझे 5 से ही प्यार है तो 5 को अपने साथ रख लेगा और खुश हो जाएगा कि मिल गया। लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर है तो फिर इनको छोड़ना पड़ेगा, भाई बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गए तो फिर कॉपर अलग और सल्फेट अलग। तो ये है ना, ये सेकेंड टाइम वाला, ये हीट ऑफ सोल्यूशन, मतलब हीट ऑफ सोल्यूशन तो ओवरऑल है, लेकिन 2 चीजें मतलब इसमें ऐड होती है, पहले हाइड्रेशन होता है फिर हीट ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। इसको हीट ऑफ डिसोल्यूशन पढ़ लो, क्लियर। अब मान लो तुम्हारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, लाइक NaCl है, KCl है, तो ये तो डॉट H2 बनाते नहीं, NaCl डॉट H2 तो होता नहीं, तो इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन 0 है, तो इनका हीट ऑफ सोल्यूशन डिसोल्यूशन एक ही हुआ, और ये एंडोथर्मिक है, ये लर्न करना है, ठीक है। अब हमारे पास हीट ऑफ सोल्यूशन जो है उसमें 2 चीजें होंगी, पहला हीट ऑफ हाइड्रेशन, पहले वो होगा, है ना, पहले आपका जो कंपाउंड होगा वो अपने एनहाइड्रस से हाइड्रस में कन्वर्ट होगा, पहले आपका जो सॉल्ट है वो एनहाइड्रस से किस में आएगा, तो हम कहेंगे हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में वो एक्सेस वाटर लेगा, है ना, एक्सेस वाटर में आयोनाइज्ड हो जाएगा, जिसको हम एक्वस लिख देते हैं। तो एनहाइड्रस से हाइड्रस में कन्वर्ट होना मतलब, तो हम कहेंगे ये जल योजन है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ, और फिर वो आयोनाइज्ड होगा तो हीट ऑफ डिसोल्यूशन, और जो ओवरऑल है चेंज, है ना, ओवरऑल जो चेंज है दैट विल बी हीट ऑफ सोल्यूशन। जनरली ये एक्सोथर्मिक होता है
और ये डिपेंड करता है कितना आपको मिल रहा है, मिल भी सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो आपका डेटा है वो कैलकुलेटेड डेटा होता है ना, हम प्रैक्टिकली उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मान लो देखो तुम्हारे को इक्वेशन दिया 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर, माइनस का 66.4 किलो जूल हीट इज इवॉल्व। ठीक है, अब देखो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था और तुमने उसको पूरा ही घोल दिया, तुम्हारे को हीट कितनी मिली, माइनस की 66.4। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न बता रही हूँ कैसे कर। तुम्हारे पास पहले कॉपर सल्फेट था, एनहाइड्रस था ये, तो पहले तो उसने पानी से 5 वाटर ही उठाए होंगे, है ना। और तुम्हें कैसे पता 5, तो देखो अगले स्टेप में CuSO4.5H2O कुछ दे रखा है, तो पहले तो एक भाई मुझे 5 वाटर दे दो, मुझे तो इनसे ही प्यार है। फिर इसने और एक्सेस में पानी आया होगा वो भी उठाया होगा, क्योंकि आपने लिखा है ना एक्सेस ऑफ वाटर, पहले ये उठाया होगा फिर एक्सेस वाटर उठाया होगा, और ये CuSO4 एक्वस में कन्वर्ट हो गया और आपको जो डेल्टा H मिला दैट इज माइनस का 66.4 किलो जूल। ठीक है, अब ये कह रहा है 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ठीक है, मेरे पास कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O भी, इसको जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो यहां जो हीट चेंज आया वो आया 11.7, बना तो ये भी यही होगा CuSO4 एक्वस, और यहाँ जो हीट चेंज आया दैट इज 11.7 किलो जूल है, तो मैंने बार बार नहीं लिखा। ठीक है, अब ये कह रहा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी समझते हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या, CuSO4 हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड फॉर्म में आने के लिए खाली 5 वाटर ही मांग रहा है, ये चाहता ही नहीं कि मैं इसमें आऊँ, ये तो डिसोल्यूशन है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी, ये चाहता है बस CuSO4 प्लस 5H2O गिव CuSO4 डॉट 5H2, ऐसा कुछ कर दो, है ना, इसके लिए डेल्टा H बता दो। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, मुझे तो इन दो को मैनिपुलेट करके यहाँ पहुँचना है। अगर मैं इस इक्वेशन को घुमा दूँ, क्योंकि मुझे अपनी इक्वेशन में CuSO4 एक्वस नहीं चाहिए, इस इक्वेशन को क्यों घुमाऊँ, क्योंकि प्रोडक्ट में CuSO4 डॉट 5H2O चाहिए, तो वो तो मुझे यहाँ दिख रहा है, सही है, और रिएक्टेंट में मुझे CuSO4 प्लस 5H2O चाहिए। तो मैं इक्वेशन 2 को जैसे ही घुमा दूं तो देखो ये कट जाएगा, एक्वस एक्वस कट जाएगा और मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि भाई इक्वेशन 1 तो मेरी यूं की यूं रखनी थी, डेल्टा H1 ये तो यूं का यूं रखना था और इसको घुमाना था, तो घुमाना है मतलब लेफ्ट राइट कन्वर्ट करोगे मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो डेल्टा H1 तो मेरा माइनस का 66.4 है और ये कितना हो गया, माइनस का 11.7, तो 67, 77 और 78.1 माइनस में आना चाहिए। ठीक है, ये 78.1 माइनस में, समझ गए मेरी बात। ठीक है, थोड़ा सा पकड़ के करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से। नेक्स्ट देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मिनिमम, तो HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ आंसर 13.6 है किलो कैलोरी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये वीक बेस है, तो यहाँ 13.6 से कम, लेस देन 13.6। फिर ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ तो दोनों ही वीक है, दोनों को ही आयोनाइज कराने, है ना भाई। देखो शुरू में क्या बताया था कि सेल्समैन भी बढ़िया और बायर भी बढ़िया है ना। सेल्समैन बढ़िया है, बायर, पहले केस में तो सेल्समैन भी बढ़िया था, बायर भी बढ़िया था। यहाँ सेल्समैन बढ़िया, बायर वीक था। यहाँ सेल्समैन खराब था, बायर तो अच्छा था। यहाँ दोनों ही है, ना तो इसका बेचने का मन है ना उसके खरीदने का मन है। अब अगर मुझे ही कुछ बिकवाना है तो फिर मुझे ना बहुत एफर्ट्स लगेंगे, तो मतलब जो मेरी चीज़ 13.6 की थी वो 13.6 में जाएगी नहीं, बहुत लेस में जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ दोनों ही कमज़ोर खिलाड़ी हैं, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, मिनिमम, क्योंकि दोनों ही वीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ NH4OH रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl।
तो भाई HCl तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और NH4OH वीक है, तो सेल्समैन बढ़िया होने से क्या होता है, बायर तो वीक है ना, तो 13.6 तो नहीं मिलेगा या 13.7 तो नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे कम हो जाएगा, तो लेस देन 13.7, इससे ज़्यादा तो कभी भी नहीं होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग में भी यही रहता है। नेक्स्ट, अगर H आयन और OH आयन न्यूट्रल होकर वाटर बनाते हैं तो 13.7 किलो कैलोरी हीट निकलती है। देन हीट ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ H2SO4 विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब मुझे एक चीज बताओ, H2SO4 तुम्हारा 1 ग्राम मोल है, 1 ग्राम मोल है, ठीक है, और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कितना है वो नहीं दिया, तो लिमिटिंग तो कुछ हुआ ही नहीं, आपके पास जो है वही है, मतलब वही लिमिटिंग है, सामने वाला तो आपको कंट्रोल कर ही नहीं रहा है। तो 1 ग्राम मोल मतलब, तो मैं कहूंगी ग्राम इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करो, तो भाई ग्राम इक्विवेलेंस यानी कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी, ग्राम मोल्स इनटू बेसिसिटी, तो मैं कहूंगी ये तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो भाई अगर ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो वो भी 2 यूज हुआ होगा, है ना, ये तो आपने एक्सेस में लिया है, कितना यूज हुआ होगा, तो वो कह रहा है जितना चाहिए उतना ले। तो हमारा जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो 13.7 तो होता ही था, और यहाँ डबल हो जाएगा, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 27.4। माइनस नहीं लिखा है क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पक्का मिलेगा ही, देना तो पड़ेगा नहीं ऐसे। नेक्स्ट देखो, what would be amount of heat released when aqueous solution containing 0.5 mole HNO3, ये तो है 0.5 मोल HNO3 मिक्स्ड विद 0.3 मोल ऑफ OH माइनस। अब ये एक OH पे ये एक HN देगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट और क्या बोलेंगे ग्राम मोल वगैरह सब बराबर है ना, मोल्स इक्विवेलेंट सब बराबर है, सब एक ही चीज है। तो ये 0.3 खर्च होगा, तो ये 0.3 भी यूज्ड होगा, 0.2 बच जाएगा, पूछा ही नहीं कितना बचेगा, पूछो तो बता देना, 0.2 मोल बच जाएगा। और कितना होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हम कहेंगे 13.6 मल्टीप्लाई विद 0.3, सही है ना, 13.6 मल्टीप्लाई विद 0.3, क्योंकि एक पे 13.6 होता है, आप तो 0.3 को न्यूट्रल कर रहे हो, है ना, तो कितना हो जाएगा 39, ठीक है, 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो उसको, 6 3 18, 10 3 और 1 4, ठीक है ना, 4.08 के आसपास आंसर आना चाहिए था भाई। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन, ऑप्शंस एक बार मैं चेक कर लेती हूँ भाई, क्या ही दिक्कत हुआ। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 0.45 मोल है ऑप्शन, एक सेकेंड, ओके जूल्स में है बच्चों आपका आंसर, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ये किलो जूल में है आपका आंसर, है ना, मुझे भी लगा क्या हो गया भाई, 13.6 की जगह किलो जूल है ना, तो किलो जूल में कितना था 57, नियर अबाउट 57.2 ऐसा कुछ था, 57 ले रही हूँ मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 0.3। अब देख लो 7 3 21, 15 और 17, ठीक है,
तो माइनस का 17.1 किलो जूल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।